चलो, अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। कुछ भी नहीं बोला मैंने, शुरू ही किया है अभी बोलना। टाइम टेबल के बारे में पूछा था कि टाइम टेबल सबका बन गया है कि नहीं। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या, कैसी स्टेट है, द स्टेट ऑफ बीइंग नॉट एम्प्लॉयड, है ना। या जब कोई भी पर्टिकुलर इंसान एम्प्लॉयमेंट चाहता है लेकिन उसे एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। मतलब अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क इन सर्टेन कंडीशंस लेकिन उसे एम्प्लॉयमेंट मिलता नहीं है या नौकरी मिलती नहीं है, दैट इज टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट होलिस्टिकली। लेकिन इंडिया में हम ये विलिंगनेस को कवर नहीं करते हैं, है ना। इट डजेंट मीन कि आप विलिंग हो कि नहीं हो। इफ अ लेबर फोर्स एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक सर्टेन एज ग्रुप कंसिडर किया जाता है एज अ लेबर फोर्स दैट इज एबल टू वर्क, है ना। जब उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है दैट इज टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे इसमें अपन जब डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे तो अपन को समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे हम विलिंगनेस का टर्म जरूरी नहीं रख सकते। कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पर्सन इज नॉट विलिंग, भैया उसे नहीं करना है काम। जनरली ऐसा रूरल सेक्टर में सबसे ज्यादा होता है, या जिसमें हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, लेकिन उसको भी हम अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड पर्सन में काउंट कर लेते हैं, है ना। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई आईएलओ इज गिविंग दिस डेफिनेशन, बिकॉज लेबर कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयड और अ वर्कर स्पेशली इन फॉर्मल सेक्टर, और लार्जर कैटेगरी जो होती है एक इकोनॉमी में वो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स की ही होती है, ठीक है। या जिनको हम इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड मानते हैं उनकी होती है। तो यहाँ पे अपन देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल आर विदाउट जॉब्स बट आर विलिंग एंड एबल। तो इन्होंने ये एक और टर्म यूज कर दिया, क्या, एबल, समझ गए। मतलब अब एक पर्सन है जो विलिंग नहीं है लेकिन एबल है, तो दोनों टर्म्स इसमें अपन ने कंसिडर कर लिए, ठीक है। तो जैसे जो अपन डिसगाइज में बात कर रहे हैं या जो अदर सेक्टर्स में बात कर रहे हैं, जैसे कि सपोज एक फीमेल है और एक मेल है, ठीक है, एंड शी इज बिटवीन द एज ऑफ 18 सर्टेन एज लाइक 21 to 40 years, ठीक है, एंड शी इज ऑल्सो स्किल्ड, जैसे कि उसके पास एमएससी की डिग्री है, तो शी इज एलिजिबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट शी इज नॉट डूइंग एनी वर्क, है ना। वो उसका विलिंग हो सकता है कि भाई उसे जॉब नहीं करना, तो बट वो कंसिडर करी जाएगी एबल की कैटेगरी में, दैट शी इज एबल टू वर्क बट शी इज नॉट एम्प्लॉयड, है ना। तो इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स हैं, तो हम उनको टर्म पढ़ेंगे, कॉजेज और फैक्टर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया पर्टिकुलरली, क्योंकि हमें क्वेश्चन सिर्फ इन इंडिया को लेके ही आते हैं दोनों में, चाहे आप पॉवर्टी की बात करो चाहे आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो। एमपीपीएससी इज कन्फाइंड टू इंडिया एंड मध्य प्रदेश ओनली, है ना। और ज्यादातर रीजंस इंडिया के मध्य प्रदेश पे लागू होते ही है पूरे, आपको पता ही है। बस कुछ लोकल फैक्टर्स जो है वो आप मध्य प्रदेश के हर जगह पे इनपुट करते जाओगे, जैसे जहाँ पे आपको लैंडलॉक्ड कंट्री का लगाना है, ठीक है, जहाँ पे आपको एरिया वाइज लगाना है कि मध्य प्रदेश कौन से नंबर की स्टेट है एरिया वाइज, सेकेंड नंबर की, हाईएस्ट, है ना। और पॉपुलेशन वाइज फिफ्थ। तो ये, हाँ, ये सारे डेटा अपन यूज करते जाएंगे जब आपका एमपी के स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, तो ये आपका खुद का भी इंटेलिजेंस लेवल, और जब अपन एमपी के रिस्पेक्ट में यूनिट्स पे आ जाएंगे तब भी थोड़ा समझ में आएगा, है ना। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये दिया है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल आर विदाउट जॉब्स बट आर विलिंग और एबल टू वर्क फॉर पे, है ना, एंड हैव एक्टिवली रिसर्च्ड फॉर वर्क, और वो इन्वॉल्व है जॉब सीकिंग में या जॉब सर्चिंग में। फिर एक टर्म आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट? द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल इन लेबर फोर्स। ये याद रखना, यहाँ पे गलती से भी टोटल पॉपुलेशन मत रख देना, समझ गए। टोटल पॉपुलेशन में तो फिर आपके चिल्ड्रन भी काउंट हो जाएंगे, और रिटायर्ड पर्सनल जो हमारे 60-62 प्लस वाली एज की जो नॉन वर्किंग कंसिडर किए जाते हैं इंडिया में, वो भी कंसिडर हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन नहीं लिखना, हमें लिखना है लेबर फोर्स। तो व्हाट इज लेबर फोर्स?
person who are either working or seeking or available for work during the reference period. ठीक है, रेफरेंस पीरियड जो है वो वेरी करता है कंडीशन टू कंडीशन। जैसे हमारे यहाँ कुछ जगह रिटायरमेंट एज 60 है, कुछ जगह 62 है, कुछ जगह 65 है, कुछ जगह 70 भी है ना। कहाँ कहाँ पे है 65 रिटायरिंग एज? पब्लिक सर्विस एग्जाम। सभी थोड़ी है, 62 है उनमें तो। अरे अपन ने कुछ कमीशंस वगैरह नहीं पढ़ी है क्या? हम जो अटॉर्नी जनरल, कैग और ह्यूमन राइट्स कमीशन ये सब जो पढ़ते हैं, इनके चेयरमैन और जो मेंबर्स होते हैं, है ना। तो इन जनरल पब्लिक सर्विसेज में कई सारी सर्विसेज में 60 इयर्स ही है अभी भी। कई सारी स्टेट्स ने हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स पे 62 इयर्स कर दिया है रिटायरिंग एज को, है ना, इनकम टैक्स ऑफिस वगैरह, एक्साइज ऑफिस में। इसके अलावा कई सारी जो कमीशंस हैं या नेशनल लेवल या स्टेट लेवल बॉडीज हैं, पब्लिक बॉडीज हैं, वहां पे 65 है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कितनी है? 65। 65। पक्का? हाँ। और हाई कोर्ट के जजेस की? 62 है। हाँ, इसीलिए अपन क्या पढ़ते हैं, जो कमीशन के चेयरमैन जो होते हैं वो जनरली कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस Judges। होते हैं। जजेस या फिर चीफ जस्टिस, है ना, रिटायर्ड। ठीक है, तो इसीलिए जो और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं या हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो एलिजिबल होते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, है ना। एक हायरार्की जो होती है हमारी जुडिशरी में, तो इसीलिए हाई कोर्ट के जजेस की 62 रखी है, वाइल सुप्रीम कोर्ट जजेस की 65 रखी है, तो वो इस एज में आ जाएंगे। इसीलिए लेबर फोर्स में कोई पर्टिकुलर एज डिफाइन नहीं है। एज वेल एज आप कुछ एग्जाम्स देखोगे, जैसे कि एमपी पुलिस, तो एमपी पुलिस में जो मिनिमम एज है वो कितनी है? 18 ईयर्स। आप 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हो और 12th पास कर लेते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, है ना। और वही पीएससी में कितनी है? 21, है ना, यूपीएससी, स्टेट पीएससी। हाँ, तो लेबर फोर्स में मिनिमम और मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो डिफर करता है, इसीलिए उसको टर्म दिया है उन्होंने रेफरेंस पीरियड। ठीक है, रेफरेंस पीरियड इज द पीरियड विच इज कंसर्न्ड बाय दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी हु इज सीकिंग दैट एग्जाम फॉर पर्टिकुलर पोस्ट और पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, और फिर ये वो जो है अपने प्राइवेट एंटिटीज होती हैं, उनमें भी अलग अलग होती है। जैसे अगर आपको कई सारी आप प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स निकलती हैं, आप उसमें देखोगे मैनेजर वगैरह के लिए वो एक बार लगा देते हैं कि इतने से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हो तो 21 साल की उम्र का बच्चा तो 5 साल का एक्सपीरियंस लेके नहीं आएगा, तो दे पुट अ बार लाइक 25 ईयर्स से लेके लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे करके चलता है। क्योंकि कई लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मीट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए एज मैटर करेगी, तो रेफरेंस पीरियड हर जगह कंसिडर होता है। और उस रेफरेंस पीरियड में पर्टिकुलरली आने वाले हर एक लोग एलिजिबल होते हैं एज लेबर फोर्स। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में ये चीज बिल्कुल अच्छे से अपन याद रखेंगे, दैट द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स इन अ कंट्री और इन अ स्टेट, जहां का भी हम अनएम्प्लॉयमेंट मेजर कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो मेजरमेंट होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके लिए अलग अलग अप्रोचेज होती हैं। एक होता है यूजुअल स्टेटस अप्रोच। यूजुअल स्टेटस अप्रोच जनरली काम करता है 365 डेज पे। इसमें एक सर्वे होता है और लोगों से पूछा जाता है कि आप पिछले एक साल में अनएम्प्लॉयड रहे या एम्प्लॉयड रहे या कितने टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड रहे। ठीक है, नो गेनफुल वर्क फॉर अ मेजर टाइम ड्यूरिंग 365 डेज, दैट इज नोन एज यूजुअल स्टेटस अप्रोच। ठीक है, तो जो हमारा सेंटर है फॉर मॉनिटरिंग दीज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो क्या करता है, ये सर्वे कलेक्ट करता है। तो इसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है यूजुअल स्टेटस अप्रोच, यहाँ पे आपका 365 डेज का बार आता है। एक होता है वीकली स्टेटस अप्रोच, यहाँ पे आपका 7 आवर्स का आता है, वो 7 डेज का या 1 वीक का अप्रोच आता है। और एक होता है डेली स्टेटस अप्रोच। ठीक है, ये सभी टाइप के अप्रोच हमारे यहाँ काम करते हैं, है ना। एक अपन इसमें देखते हैं, एक मिनट रुको।
मैंने क्लोज कर दी होगी, 1 मिनट। ये ठीक है, ये है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। सीएमईआई इसको जो है वो रिलीज करता है। इसमें आप देखोगे, ये देखो, ये वाला क्या है, मंथली अप्रोच है। ये वीकली डेटा को कंबाइन करके निकाला जाता है। नवंबर में आप देखोगे तो हमारी इंडिया की टोटल 7% थी, अर्बन 8.2 थी, रूरल 6.44 थी। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो दिसंबर 2020 में हमारी 9.06 थी, वही मई 2021 में कितनी हो गई थी, 11.84। क्यों हो गई होगी बताओ जरा मुझे, ये मई में याद करो, तुम्हारा पेपर किस पोस्टपोन हुआ था। हाँ, सेकेंड वेव की वजह से। ठीक है, और ये देखो, ये डेली है, यहाँ पे दिख रही है, 23 को इतनी रही है ना, 22 को इतनी रही, फिर ये स्टेट वाइज भी है बाकी ये, और ये टोटल अभी आज प्रेजेंट डे पे चल रही है ना। तो इस टाइप से अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कैलकुलेट किया जाता है, स्टैटिस्टिकल डेटा। तो ये ईयरली, हम ज्यादातर जो रिलाय करते हैं वो करते हैं ईयरली पे, है ना, क्योंकि डेली फ्लक्चुएटिंग डेटा ये एक एवरेज अपना ग्राफिकल फॉर्म में निकालते हैं। रोज रोज घर घर जाके तो सर्वे करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये अपना एक अपने अकॉर्डिंगली निकाल लेते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा रिलायबल है नहीं डेली वाला। तो हम ईयरली वाला जो डेटा होता है उसको ही ज़्यादातर एग्जाम्स में कोट करते हैं, या फिर आप मंथली वाले को रेफर करवा सकते हो। जैसे जनवरी टू मार्च वाले पीरियड में इतनी रही, अभी जैसे अगर कोविड अफेक्ट के वजह से अगर आएगा तो आप थोड़ा सा मंथली बार वाला जो है वो भी रेफर कर सकते हो अपने आंसर्स में। क्लियर, तो थोड़ा सा इसकी रेट्स वगैरह 9, 10 ये जितनी भी है ये सब अपनी लिख लेना। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, बाकी मैंने अभी इसको पीडीएफ में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीजें ऐड करनी है ना। बाकी तो लगभग कंप्लीट हो गया। इनिशिएटिव्स वाला पॉइंट ऐड करना है, और ये सीएमईआई का मैं लेटेस्ट डेटा ऐड कर दूंगी 2021 वाला। ठीक है, तो वो मैं करके दे दूंगी। बाकी ये याद रखना, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसको 3 मार्कर के हिसाब से भी देख लेना। ठीक है, ये मई 2021 में सेकेंड वेव के दौरान इन्होंने एक डेटा दिया था, है ना, डबल डिजिट अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, डबल डिजिट्स में पहुंच गई थी हमारी। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट टच 14.5% इन द वीक एंडेड May 16। ठीक है, डबल डिजिट अनएम्प्लॉयमेंट पे कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वो ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स ये कभी कभी हो जाता है ना। तो एक होता है यूजुअल स्टेटस अप्रोच, समझ गए, यूजुअल स्टेटस का 365 डेज है, और वीकली में 7 डेज वाला हो जाएगा। फिर उसके ये वाला दिया है, वीकली स्टेटस अप्रोच और डेली स्टेटस अप्रोच, है ना। ये बहुत ज्यादा इंक्लूसिव है क्योंकि इसमें डे टू डे एक्टिविटीज को कंसिडर किया जाता है, आरली इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव है, लेकिन रिलायबल ज्यादा नहीं है ना। फिर आता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसमें थोड़े अच्छे नहीं दिए इसलिए मैंने दूसरे ये लिख दिए, इसमें अच्छे नहीं दिए टाइप्स, बस ये डायग्राम वायग्राम ठीक है, फोटो वोटो देख के समझ लेना। बाकी टाइप्स इसमें हमारे यहाँ इंडिया में डिफाइंड है, 7 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर देयर, है ना। ये 7 टाइप्स के एज इट इज नेम और चार्ट बिल्कुल बना लो, याद रखना है इसको आपको प्रीलिम्स के हिसाब से भी। हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल, सीजनल, फ्रिक्शनल, टेक्नोलॉजिकल, डिस्गाइज्ड, साइक्लिकल और वल्नरेबल, वल्नरेबल को वॉलंटरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये 7 टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल, सीजनल, फ्रिक्शनल, टेक्नोलॉजिकल, डिस्गाइज्ड, साइक्लिकल और वल्नरेबल। ठीक है, इसमें जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे ऐसा होगा, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए जितने लोगों की जरूरत है, दिस इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल एम्प्लॉयड आर मोर देन एक्चुअली नीडेड। तो ये हमें सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर या एग्रीकल्चरल सेक्टर में दिखेगा। जैसे एक घर में एक चाय की दुकान है, तो सभी लोग उसी पे डिपेंडेंट है ना। एक छोटे से बच्चे को उसमें चाय बांटने के लिए लगा लिया। सेम हाउस होल्ड
के लोग जो मेंबर्स हैं सभी के सभी एक बहुत ही लो इनकम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और सबसे ज्यादा इसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर इन्वॉल्व होता है रूरल एरियाज में, है ना। एक रूरल एरियाज में एक किसान जो है वो उसका पूरा घर सीजनली उस जगह पे एम्प्लॉयड हो जाता है, जबकि वो कोई दूसरा बच्चा उसका जो है 18 या 20 प्लस एज का, वो किसी और जगह अगर कोई स्किल उसके पास है तो वो वहां एम्प्लॉयमेंट सीख कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वेयर नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर अ सर्टेन वर्क इज लेस बट एक्चुअली वर्किंग ऑन इट आर मोर, ठीक है, एक्चुअली नीडेड से ज्यादा। फिर एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वर्कर की पास जो स्किल्स हैं लेकिन वहां जो जॉब अवेलेबल है वो दोनों में मिसमैच है, तो जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का वो गड़बड़ है ना। द पीपल हु आर possessing स्किल्स बट द स्किल्स आर नॉट मैचिंग विद द रिक्वायर्ड स्किल्स, ठीक है, समझ गए। इसका मतलब कैसे है, जैसे कि अभी इंडिया जो है वो हार्डवेयर के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है। तो क्यों डिपेंडेंट है चाइना पे हार्डवेयर के लिए, क्योंकि हमारे पास एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, मशीन्स नहीं है वो हार्डवेयर को बनाने की, दूसरी हमारे पास स्किल्स भी नहीं है। या तो हम वो मशीन्स को ही डायरेक्टली मैन्युफैक्चर कर लें या मशीन भी स्टैब्लिश हो जाए तो, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर हार्डवेयर जो होता है, चाहे आप मोबाइल्स का देख लो, चाहे आईटी सेक्टर में किसी भी चीज का देख लो, वो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। This can be due to poor educational level or the poor इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर सीजनल, तो सीजनल को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप नाम से ही सीजन को समझ गए, ठीक है। एक पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर या सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर में ही लोग एम्प्लॉयड रहते हैं। इसका मुझे एग्जांपल दो। मैम फार्म फार्मर बाहर जाते हैं फार्म गांव के लोग, कुछ लोग वो जरूरत हाँ। पड़ती है इसके लिए, क्या बोलते हैं, नाम नहीं आ रहा, कोई एक क्रॉप होता है फार्मर उसके लिए लेबर, फार्मर लेबर। हाँ, फार्मर जो फार्मर की जो लेबर मतलब इसको बोलेंगे एग्रीकल्चरल लेबर, है ना। एग्रीकल्चरल लेबर जो होती है, जैसे मान लो कटिंग के लिए, है ना, कोई एक पर्टिकुलर फैमिली है, उन वो क्या करते हैं, कटाई का काम करते हैं हार्वेस्टिंग सीजन में। मैनुअल हार्वेस्टिंग जो होती है ना, कई सारी फसल आज भी ऐसी हैं जिनकी मैनुअल हार्वेस्टिंग होती है, अगर आप उनको मशीन से करोगे तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा, क्रॉप डैमेज हो जाता है ना। तो वो हो गए। इसके अलावा और बताओ, दूसरा अर्बन एरियाज में बताओ। मैम फ्रूट स्ट्रीट फूड वेंडर्स भी तो होते हैं, है ना। फ्रूट जैसे बारिश में क्या होगा, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को लॉस होगा कि नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट का। क्या वो बारिश में उतनी ही फ्रीक्वेंटली या उतनी ईज से जा पाएंगे जितना वो ठंड और गर्मी में जा सकते हैं, है ना। दूसरा आइसक्रीम शॉपकीपर्स जो होते हैं, है ना, जनरली एक सीजन होता है इस चीज का, हर तो ज्यादातर इसमें सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स आएंगे, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट सेलर्स भी आते हैं, सीजनल फ्रूट्स जैसे कि नारियल पानी वाला, है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स अपन को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें आपके ट्यूटर्स भी आ सकते हैं, है ना, ट्यूटर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली समर वेकेशन में ट्यूटर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, है ना। तो इसमें ज्यादातर सब कौन आएंगे, इनफॉर्मल सेक्टर के, पूरे इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो पूरा आपका सीजनली अनएम्प्लॉयड होता ही है कहीं ना कहीं टाइम पीरियड में, आप देखोगे तो। फिर उसके बाद वल्नरेबल जो है वो जनरली है पीपल आर एम्प्लॉयड बट दे आर इनफॉर्मली एम्प्लॉयड, मतलब इसमें ये है कि विदाउट प्रॉपर जॉब या विदाउट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स या रिकॉर्ड्स, है ना। तो इसमें कौन आएगा, जैसे मैं हूं अभी, तो मैं भी वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट में आऊंगी, क्योंकि देयर इज नो फॉर्मल वर्क या कोई मेरी फॉर्मल इनकम नहीं है ना। डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट्स विल कि वो मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो पे करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो दोज वर्क्स विच आर डन विदाउट पेपर जॉब्स, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड विदाउट एनी रिकॉर्ड्स विच आर नेवर मेंटेन्ड। तो अभी सरकार की नजरों में तो मैं अनएम्प्लॉयड ही हूं ना, है ना। हालांकि मैं कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग सम इनकम, सो आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग इट इन समवेयर, या तो कंज्यूमरिस्टिक एक्टिविटीज में, क्योंकि अभी मेरे पास इनकम है तो मेरा कंजम्पशन भी बढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं मैं एक्स्ट्रा खर्च कर रही होंगी जो मैं अगर नहीं कमाती तो नहीं करती। दूसरा, अगर मैं कहीं खर्च नहीं भी कर रही तो इफ माई मनी इज रिक्वायर्ड विद द बैंक, तो मेरी सेविंग्स हो रही हैं, वो मनी
कहीं ना कहीं तो इकोनॉमी में इंजेक्ट हो रही है ना, वो पैसा मेरा बैंक कहीं ना कहीं लेंडिंग में यूज कर रहा होगा और मुझे उस पर इंटरेस्ट भी जनरेट कर रहा है। तो अपन ने देखा था ना इसमें कि वो हिडन मनी है, वो बैंकिंग सेक्टर में यूटिलाइज हो रही है, लेकिन उसका कहीं प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास मेरी तरफ से नहीं है। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये जनरली नया टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये पहले नहीं हुआ करता था। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 2005 2006, ये वाले जो प्रीसीडिंग ईयर्स है, स्पेशली अर्ली 21st सेंचुरी, तब जैसी एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, तो पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैनुअल लेबर इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय द मशीन्स, है ना। इसके अलावा जैसे आपके घर में कोई मेड आती है, आपने वॉशिंग मशीन ले ली, तो वो हो गया एक अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा कि जो चीजें हाथ से बनती थी या जो काम किसी मैनुअल लेबर के होने से होते थे, अब वो ऑटोमेटिक मशीन से होने लग गए हैं, है ना। तो थ्रेटेंड बाय ऑटोमेशन, द प्रोपोर्शन ऑफ जॉब विच इज थ्रेटेंड बाय ऑटोमेशन। यहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा लॉस हुआ है स्पाइस इंडस्ट्रीज में, जो मसाले होते थे पहले, है ना। तो मसाले में हमारा जो भी काम होता है, तोड़ना, छांटना, है ना, ग्रेडिंग, ये सारी चीजें, या फिर ग्रेनरीज में जैसे दाल, पहले आपने जब एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है तो उनने पढ़ा ही होगा वो ये सीविंग वगैरह जो होती है ना, जैसे गेहूं आया तो कटाई भी मैनुअली होगी, फिर वो छिलके को ग्रेन से अलग करने वाला काम, ये सब काम पहले लेबर इंटेंसिव थे, लेकिन अब ये मैकेनाइज्ड हो गए हैं। तो फिर ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। फिर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जनरली बिजनेस साइकिल की वजह से होता है ना। बिजनेस साइकिल की वजह से मतलब ये वैसे ही है जैसे पर्टिकुलरली अगर मान लो एक बिजनेस को लॉस होता है, ठीक है, उसका डिमांड कम हो जाती है मार्केट में, तो वो प्रोडक्शन कम कर देगा, तो वो लोगों को अपने यहाँ से अनएम्प्लॉय करेगा तो जॉब लॉस होंगे, है ना। तो साइक्लिकली ये चलता रहता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू अनदर एक्टिविटी, या किसी और रीजन की वजह से लोग अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, तो ये साइक्लिकली चलता रहता है ना। लेकिन ये इन जनरल बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए होता है। वैसे ही जैसे ही दोबारा से डिमांड बढ़ेगी, है ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये सर्विस सेक्टर में भी हो सकता है। जैसे कि सपोज कोई एग्जाम नहीं आ रहा है तो कोचिंग सेंटर्स के पास एडमिशन्स नहीं आएंगे, जैसे ही एग्जाम आएगा अपने आप लोग टेस्ट सीरीज के लिए, क्रैश कोर्स के लिए एंगेज रहने के लिए फिर से आ जाएंगे, है ना। तो ये हर सेक्टर में होता है, सर्विस सेक्टर में भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी होता है और एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी होता है। मॉनसून आ गया, है ना, तो बहुत सारे रीजंस की वजह से ये चलता रहता है। फिर एक होता है फ्रिक्शनल, ये बहुत वो है, मतलब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जनरली डिस्कवर नहीं होता। जैसे कि एक इंडिविजुअल है, वो एक जॉब से दूसरी जॉब में सर्च करता है या सर्च से स्विच करता है, या एक जॉब को थोड़े दिनों तक छोड़ देता है, फिर 2-3 महीने के बाद एक अच्छे वेजेस के लिए या अच्छी सैलरी के लिए दूसरा एम्प्लॉयमेंट सर्च करता है। तो ये जो टाइम लैग है इन बिटवीन द 2 जॉब्स, इसको बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इन जनरल वॉलंटरी भी हो सकता है, क्योंकि आपने दोनों चीजें हैं, या तो आपको जॉब से निकाला गया है या आपने जानबूझ के जॉब छोड़ी है। तो समटाइम्स इट कैन बी वॉलंटरी टू शिफ्ट टू बेटर जॉब कंडीशंस या विलिंग जॉब कंडीशंस, मुझे पुणे में जॉब नहीं करनी, मुझे दिल्ली में करनी है, इस टाइप से, ठीक है। या जैसे अभी हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब्स कर सकते हैं लेकिन हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो हम भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में ही आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि एक अनएम्प्लॉयमेंट दूसरे अनएम्प्लॉयमेंट पे ओवरलैपिंग भी है ना। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, जैसे मैं अभी जो हूं तो मैं फ्रिक्शनल में भी आ सकती हूँ, क्योंकि मैं दूसरी जॉब कर सकती थी, लेकिन मैं यहाँ पे जो है अभी पीएससी में जॉब करना चाहती हूँ। दूसरा, मैं किसी और कंडीशन में भी आ सकती हूँ, जैसे मैं किस में आ सकती हूँ, इन्हीं में से वल्नरेबल में भी आ ही रही हूँ ना मैं, है ना, ठीक है। तो बहुत सारे अपन अलग अलग
एक ही मतलब ओवरलैपिंग है अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर। तो एक पर्टिकुलर इंसान दूसरी तरह से अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है और एक अलग तरीके से भी अनएम्प्लॉयड हो सकता है। तो आपको ये चार्ट बिल्कुल याद रखना है। डायरेक्ट अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, अगर 5 मार्कर में आ गया तो कम कम लिखोगे, लेकिन टाइप पूरे लिख देना साथ चार्ट बना के। मैम अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था ये कोविड-19 की वजह से, तो वो भी किसी में आएगा क्या? हाँ, वो साइक्लिकल में आएगा, है ना। पेंडेमिक, नेचुरल कंडीशंस की वजह से, इस तरीके से इसमें भी आ सकता है वो, है ना। और ये फिर अलग ही जो कुछ कंडीशंस की वजह से हिट होते हैं, तो वो एक अलग ही कैटेगरी है, मतलब वो अदर्स कैटेगरीज में भी रख सकते हैं अपन। पेंडेमिक हिट, या मान लो कोई फ्लड या इन सब की वजह से आता है, तो क्लाइमेटिक रीजंस की वजह से, ठीक है, ये भी हो सकता है। बाकी इन जनरल अगर अपन देखेंगे तो वो साइक्लिकल में ही आएगा, बिकॉज इट इज कॉज्ड ड्यू टू अनदर रीजन। किसी रीजन की वजह से जब वो कॉज होगा तो वो, है ना, उसमें बिजनेस डिमांड कम हो गई थी, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह सब कुछ शट डाउन होना पड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है, उसके सर्टेन कॉजेज हम डिवाइड कर सकते हैं रूरल और अर्बन में, और कुछ अदर्स, मतलब जो यूनिवर्सली चलेंगे। तो सबसे पहला तो रूरल में होगा कि रूरल एरियाज में एजुकेशनल स्किल्स नहीं होते हैं और हाई लिटरेसी होती है। दूसरा, ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, ओवर डिपेंडेंस ऑन लिख देती हूँ, ओवर थोड़ा ज़्यादा वर्ड हो गया। ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, पूरा का पूरा एक फैमिली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादातर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तीसरा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ज़्यादातर जो विलेजेस हैं, रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे नो रोड कनेक्टिविटी है, तो लोग जो एक तरीके से होता है ना अप डाउन वाला करना, वो भी प्रेफर नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो अगर वो चाहे भी, जैसे कोई एक यूनिट सेटअप करना या कोई अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, है ना, तो वहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की वजह से स्कूल्स अच्छे नहीं होते, इंडस्ट्रीज नहीं होती, वहाँ पे प्रॉपर सप्लाई नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की या पावर की, या रोड्स कनेक्टिविटी नहीं है, तो लोग वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी सेटअप नहीं करेंगे, या जो भी चीज़ें हमें फैसिलिटीज़ अर्बन एरियाज में मिल जाती हैं वो वहाँ नहीं मिलती। लास्टली, जो फार्मिंग के ट्रेडिशनल मेथड्स हैं या फार्मर्स की अनविलिंगनेस है सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज के लिए, जैसे वो चाहे तो पिसिकल्चर कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, एक एडिशनल इनकम जनरेट होगी, एज वेल एज जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी जो है जिसमें विमेन भी आ रही हैं, लेबर फोर्स वाली, तो वो एम्प्लॉयड हो जाएंगी, है ना। एक फार्मर जो है वो अपने खेत पे जाता है, ये सब चीजें देखता है, और वो अपने अदर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको एडिशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकता है, तो ये अनविलिंगनेस है। दूसरा, बहुत सारे सोशल स्टिग्मा भी है, कई सारी एक्टिविटीज जो होती है वहाँ पे वो करना वो प्रेफर नहीं करते, जैसे सैलून है या ये सर्विस एक्टिविटीज है ना, तो बहुत सारे आपने घरों में देखा होगा, वो ऐसे बोलते हैं ना, अरे बाल काटना ये कोई अपना काम है, सुना होगा, कास्ट स्पेसिफिक, है ना। कोई ब्राह्मण आप देखोगे तो वो कभी सैलून एक्टिविटीज में, पार्लर एक्टिविटीज में, जबकि ये एक एम्प्लॉयमेंट का अच्छा सोर्स है। दूसरा, अभी जो ग्रूमिंग इंडस्ट्री जितनी ज्यादा बढ़ रही है, तो डिमांड भी बढ़ रही है ना। एक होता है ना सोशल स्टिग्मा, जैसे मान लो किसी लड़की को बहुत अच्छी मेहंदी लगाना आता है, तो शी कैन अर्न थ्रू इट बहुत अच्छे से, सीजनली सही भले, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना घर वाले नहीं भेजते, अरे मेहंदी लगाने जाएगी क्या, अरे घर घर पढ़ाने जाएगी क्या। पहले ट्यूशंस का भी होता था, होम ट्यूशंस मान लो, तो अरे घर घर पढ़ाने जाएगी, भले अपने घर में, मतलब जितना आ रहा है उतना बहुत तो है, काय की कमी है। तो लोग इसको वर्क स्पेसिफिक या एक स्टेटस स्पेसिफिक देखने लगते हैं बजाय एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक, क्योंकि इससे क्या होगा, पैसा भले मार्केट में उतना ही है, लेकिन मनी का जो सर्कुलेशन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है ना। जैसे अंबानी के पास जितना पैसा है, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज इट इज मेनली इन्वेस्टेड इन शेयर्स एंड इक्विटीज विच आर बीइंग यूज्ड इन द स्टॉक मार्केट एंड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स, है ना। या इंडिविजुअल का पैसा जब स्टॉक मार्केट में लगता है घर में रह के रहने की जगह, तो दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अगर आप अपना पैसा अंबानी, टाटाज, बिरलाज इनके साथ लगाते हैं, या इवन आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो योर मनी विल बी यूज्ड बाय दीज सेक्टर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट,
है ना, एंड दैट विल अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वो चीज़ जो है वो सोशल स्टिग्मा अभी भी हम खुद जानते हैं, देयर आर लैक ऑफ स्किल्स और लैक ऑफ विलिंगनेस टू इन्वेस्ट मनी इन इंश्योरेंस, इन एफडीज, इन शेयर मार्केट। बहुत कम जो पॉपुलेशन है हमारी वो इन्वेस्ट करती है इन सब में। आप 100 लोगों से मिलोगे तो आपको 4 लोग मिलेंगे इन्वेस्ट करने वाले। वहीं आप यूथ में चले जाओ, आपकी एज ग्रुप के लोगों में चले जाओ, या आपसे बड़े जो लोग हैं सीनियर है 30s की एज में, अभी आप उनसे बात करो, द पीपल हु आर वर्किंग इन एमएनसीज और सम आईटी सेक्टर या किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं, तो आप उनसे बात करोगे तो ऑलमोस्ट पीपल आर राइट नाउ इन्वेस्टिंग। कोई एचडीएफसी में पैसा लगा के बैठा होगा, कोई बिटकॉइन में, है ना, क्रिप्टो करेंसी में, बिकॉज दे आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड इकोनॉमी। वो भाई वो जानते हैं, इन सब चीज़ों को समझते हैं। लेकिन ऐसी पॉपुलेशन हमारे यहाँ भी कम है, क्लोज टू 9 to 10%, जबकि 90% जो लोग हैं वो क्या है, अर्निंग लोग की बात कर रही हूँ मैं, बच्चों की और बूढ़ों, मतलब जिनके पास पैसे नहीं है उनकी नहीं। 90% लोग क्या करते हैं, अपना पैसा कैश और गोल्ड में ही सेव रखते हैं, ठीक है। तो ये सब स्किल्स, ये तो अर्बन में भी आ जाएगा। फिर अर्बन में क्या है, अर्बन में एजुकेशनल स्किल्स तो है, एक बंदा ग्रेजुएट है, बीए है, एमए है, बीएससी है, एमएससी है, बट वोकेशनल स्किल्स नहीं है। अ पर्सन इज एमएससी विद मैथ्स, बट उसको जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है उनको यूज करना ही नहीं आता है ना। फिर मिसमैच ऑफ अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड स्किल्स इन पर्टिकुलर रीजन, जैसे कि हमारे पास, मेरे पास अभी एट प्रेजेंट, या बहुत सारे, मतलब मान लो कोई ऐसा है जो कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर है, पर क्या उसको यहाँ पे बैठे बैठे जॉब मिल रही है? उसको जॉब करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बेंगलोर जाना पड़ेगा, पुणे जाना पड़ेगा, है ना, हाँ वही सिलिकॉन वैली, है ना, या यूएस जाओ आप, तो माइग्रेट करना पड़ेगा। तो देयर इज अ मिसमैच ऑफ अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड स्किल्स। हमारे पास अवेलेबल स्किल्स, बस वो हमारी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि लो वेजेस ऑफर्ड देन द रिक्वायर्ड वेजेस, मतलब आपको, अगर आप अभी सोचो कि मैं चलो यहाँ पे जाके जॉब कर लेती हूँ, पता चला आपको सैलरी मिल रही है 25-30 हज़ार, और 25-30 तो आपके यूं ही खर्च हो जाते हैं। यू आर बीइंग इन ए स्टूडेंट लाइफ, अभी आप अपना महीने का हिसाब बनाओगे, अगर आप बाहर रह रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा आप 15,000 रुपये कहाँ उड़ा देते हो, है ना, इंक्लूडिंग योर रेंट और आपका खाने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, और कुछ तो ऑब्वियस बात है एंटरटेनमेंट के शौक हमारे होते ही हैं। तो देयर इज मिसमैच इन मतलब अवेलेबल वेजेस, है ना, एंड रिक्वायर्ड वेजेस ऑल्सो, कि आपका कितना खर्चा है और कितना आपको मिल रहा है। फिर यहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट था, यहाँ पे तो सीधे स्लो और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है ना, बहुत धीरे रेट पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। इंटरनेट अवेलेबल है लेकिन पता चला फंक्शन नहीं कर रहा, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, है ना। तो इसके अलावा जैसे पता चला मॉल बन रहा है, उसको 3-4 साल बनते बनते ही हो गए, तो पुअर एंड स्लो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। फिर माइग्रेशन बहुत है, अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है, माइग्रेशन बढ़ रहा है, लोग सिटीज में शिफ्ट कर रहे हैं फॉर मतलब उनकी एस्पिरेशन है फॉर अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, के भाई वहाँ पे मॉल है, स्कूल्स है, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से माइग्रेशन रेट या पॉपुलेशन प्रेशर अर्बन सिटीज पे बढ़ रहा है, उस हिसाब से वो टैकल नहीं कर पा रहे हैं, उस हिसाब से वो रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है ना, हाउसिंग इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज हो जाते हैं। फिर अदर्स में आप देखोगे इंटीग्रेटेड में, तो वही पॉपुलेशन प्रेशर, ये रूरल और अर्बन एरियाज में दोनों में है। अर्बन एरियाज में माइग्रेशन से हो रहा है और रूरल एरियाज में इलिटरेसी की वजह से हो रहा है, फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। फिर या डिजायर ऑफ बॉय चाइल्ड। फिर लो इन्वेस्टमेंट, हमारे इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी लो है, बिकॉज जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होता है। ऑब्वियस बात है, आप अपना पैसा कहीं पे फंसाना तो नहीं चाहोगे ना, कि भाई डिलेड प्रोजेक्ट्स हैं और आप पैसा लगा के बैठे हो, तो पीपल विल विड्रॉ देयर मनी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया फ्रॉम द ऑनगोइंग या डिलेइंग प्रोजेक्ट्स टू द रेडिली अवेलेबल प्रोजेक्ट्स, चाहे वो फिर दूसरे देश में हो या कहीं पे भी हो। तो देयर इज अ लो इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश, ड्यू टू देयर डिलेड प्रोजेक्ट्स और लो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इसकी वजह से ये बीमारू स्टेट्स में भी आते हैं।
फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है बिकॉज ऑफ सम क्लाइमेटिक रीजंस, बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रॉ मटेरियल नहीं मिलता तो सेकेंडरी सेक्टर सफ़र करता है। सेकेंडरी सेक्टर जब मैन्युफैक्चरिंग में सफ़र करता है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है क्योंकि वो लोगों को जॉब से निकालता है। ठीक है, फिर इनफॉर्मल सेक्टर जो है हमारा, उसमें स्किल्स बहुत कम है। हमारे पास वर्क फोर्स तो है बट दे आर नॉट मीटिंग द रिक्वायर्ड एजुकेशनल एंड वोकेशनल स्किल्स। ठीक है, जैसे आप डोमेस्टिक हेल्पर्स को देख लो, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देख लो, दे आर नॉट वेल इक्विप्ड टू वर्क विद सर्टेन डिजाइन, सर्टेन मशीनरी। जैसा अभी हमारा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर वही रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स, देयर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन आर नॉट अलाउड टू वर्क इन सर्टेन कंडीशंस, है ना। जैसे मान लो वो बोलेंगे आप रात में काम नहीं कर सकते। अब जैसे कोई एक प्लांट है जो 24 घंटे चलता है, ठीक है, तो देयर विल बी 3 शिफ्ट्स, है ना, 6 to 2, 2 to 10 एंड 10 to 6। लेकिन क्या 2 to 10 या और 10 to 6 वाले में वुमेन को वर्क अलाउड होगा? इवन 2 to 10 में 2 बजे आपको जाना है, 10 बजे आपको वापस आना है, मतलब 10 बजे तो आप छूटोगे, घर आते आते आपको 11 साढ़े 11 बज जाएंगे। तो क्या आप में से भी जितने लोग क्लास में आपके पेरेंट्स अलाउ करेंगे? मेरे ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज रिक्वायर्ड तो है हमारे पास वर्कफोर्स, भैया आप आओ, लेकिन लोग ही नहीं है। तो ऐसे स्टाफ में जहाँ पे 10 लोग चाहिए वहां पे 5-6 लोग ही वर्क कर रहे हैं। अब केमिकल इंजीनियरिंग तो कर ली बेचारी लड़की ने जैसे तैसे, लेकिन अलाउड नहीं है काम करना। सेम आपको पता होगा सिविल और मैकेनिकल में लड़कियां क्यों कम होती हैं? बिकॉज दीज आर द एक्टिविटीज या दीज आर द सेक्टर्स विच रिक्वायर 24 आवर्स एक्टिविटी। हो सकता है कई बार आपको साइट पे 10 बजे तक भी रुकना पड़े, है ना। सो ये रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स में आ जाएगा। फिर इनएडिक्वेट वर्किंग कंडीशंस, तो ये आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। किस मूवी में देखा है इनएडिक्वेट वर्किंग कंडीशन? टॉयलेट मूवी में, वो जो टॉयलेट ही है ना उस मूवी का नाम, कि पैडमैन है? टॉयलेट मूवी है क्या? हाँ है, कुमार टॉयलेट की एक प्रेम है का। ना। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी है और पैडमैन में भी बताया, दोनों चीजें हैं। हाँ, दोनों चीजों में ये सोशल इश्यूज में, क्योंकि एक तो हाइजीनिक नहीं है, दूसरा वुमेन फ्रेंडली वर्किंग कंडीशंस नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है कई जगह, या फिर नॉर्मली आप देखोगे कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज इतने अनहाइजीनिक है, इतनी पुअर बिल्डिंग है। मैंने बताया भी था शायद एक आध बार, ये हमारे यहीं पे जो पीजी कॉलेज है, एक बार मैं एग्जाम देने जा रही बढ़िया दौड़ते दौड़ते और मेरे एडमिट कार्ड पे और मेरे पे ऊपर से पानी के बूंद टपक गए। मैंने बोला ये क्या है भैया, मतलब इतना, फिर एकदम से अजीब सी चिड़चिड़ और गुस्सा टाइप से आता है। तो मतलब ऐसा होता है, हमारे जो ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज वो बहुत ही पुअरली डिजाइंड है और बहुत पुराने हो चुके हैं। हालांकि अब नई बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, जैसे कलेक्ट्रेट भी बना है हमारे यहाँ पे भी, तो लेकिन अपन को तो एज ओल्ड कॉन्सेप्ट बताने ही है कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा, लैक ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज। लैक ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज मतलब इसकी वजह से हमारे यहाँ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर अपन ने अभी बात की कि एग्रीकल्चरल वर्कर है या एग्रीकल्चरल लेबर है, वो एक पर्टिकुलर सीजन में या महीने में, मतलब साल में 3-4 महीने या 6 महीने काम करता है, तो उसके लिए अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए कि बाकी के 6 महीने वो क्या करे, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये गवर्नमेंट का लुकआउट है। आवाज नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही है? आ रही है। अच्छा, तो हाँ, वो नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभी अलग अलग जगह। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट क्या लाया था, याद करो, कौन सी स्कीम बताई थी मैंने पॉवर्टी में भी, रूरल एरियाज में अल्टरनेटिव? मनरेगा। हाँ, मनरेगा। हाँ। तो मनरेगा में क्यों ये कराया 100 डेज एम्प्लॉयमेंट? 100 डेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब वही है कि सीजनली लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो उनको 100 डेज कम से कम आपको पैसा प्रोवाइड कराना है ना। ठीक है, और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए फिर ये तो अभी अपन इनिशिएटिव्स में पढ़ लेंगे। समझ गए? इतने सारे आई थिंक कॉजेज काफी है ना। अगर आपको लिखने आएगा भी 11 मार्कर में तो एक ना एक किसी और डायमेंशन के साथ आएगा, तो आप इसमें लिख सकते हो। फिर मेजरमेंट तो अपन देख ही चुके, ये वाला जो डेटा है ना ये पुराना है, इसको मैं अभी थोड़ा सा रिफॉर्म करूंगी। ये यहाँ पे 2019 तक का है, तो मैं इसको अभी 2020-21 के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट कर दूंगी, है ना। तो ये वही दिया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी, लेकिन आप मार्जिनली याद रखना कि हमारी एवरेज 7% के अराउंड ही रहती है। ठीक है,
7.5 हो जाती है, 7.2, तो आप एवरेज वर्ड यूज करके 7% याद रखोगे। और जनरली हमारी अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा चल रही है ना। और इन जनरल ये वही लेबर पार्टिसिपेशन रेट, इसको वैसे लेबर फोर्स बोलते हैं, इसको एक मिनट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, शॉर्ट फॉर्म इसको बोलेंगे LFPR। कई जगह आपको ये वर्ड मिलेगा, ठीक है, लिख देती हूँ मैं ब्रैकेट में LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। दैट डिफाइंस दैट सेक्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द इकोनॉमी विच इज करेंटली एम्प्लॉयड और सीकिंग, अरे ये इसमें देखो, ये वाले में क्या है, मतलब समझिए इसका पार्टिसिपेशन रेट, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब दैट पर्टिकुलर लेबर फोर्स विच इज पार्टिसिपेटिंग इन द इंडियन इकोनॉमी बाय सम एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। फिर अनएम्प्लॉयमेंट के इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं, तो ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन हो जाएगा अगर कभी आएगा भी तो, और इसमें कोई स्टैटिस्टिकल डेटा आपको यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। एक मिनट, क्लास एंड होने वाली है तो अपन पहले रिज्वाइन कर लेते, फिर इसको डिस्कस करेंगे।